तो अब हम बात करेंगे अगस्त 2023 के करंट अफेयर्स की बात करेंगे। ओके, अगस्त 2023 करंट अफेयर्स की बात करेंगे यहाँ पे हम कि अगस्त 2023 में 120 हम 140 क्वेश्चंस की बात करेंगे। 140 क्वेश्चन जो करंट अफेयर के होंगे, है ना, और ये पूरे के पूरे मंथ के जो करंट अफेयर्स टॉपिक्स हैं उसको कवर करेंगे भाई। सो अगस्त 2023 का करंट अफेयर देख रहे हैं तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बैंक है हमारे पास, तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। हमको बात किसी करनी है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की, PMUY की बात करनी है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की। इट वॉज लॉन्च टू प्रोवाइड फ्री LPG कनेक्शन टू वुमेन फ्रॉम बिलो द पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड। बिल्कुल सही बात है यार, है ना। BPL हाउस होल्ड के वुमेन को यहाँ पे LPG कनेक्शन देने की बात की जाती है। एंड PMUY प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना एम टू replace traditional cooking fuels with clean LPG, promoting a smoke free and healthier environment। बिल्कुल सही है। एंड द स्कीम टारगेट ओनली रूरल एरियन हाउस होल्ड, रूरल एरिया के हाउस होल्ड को टारगेट करता है क्या? नो, यहाँ पे रूरल प्लस अर्बन एरिया दोनों आते हैं, रूरल प्लस अर्बन। ओके, तो हमसे करेक्ट पूछा गया, क्या हो जाएगा? ओनली टू, आंसर हो जाएगा 1 का B। क्वेश्चन नंबर 2 है, विथ रेफरेंस टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमारे पास पूछा गया है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में बात करनी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में क्या पूछा गया है भाई? इनकरेक्ट कौन सा है? इन अ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल एन इंटरनल कंबशन इंजन इज यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी विद एन इलेक्ट्रिकल जनरेटर। बिल्कुल सही है ना। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या होता है, हमारे पास एक इंटरनल कंबशन इंजन होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक जनरेटर के साथ। A battery EV has no internal combustion engine and can only be charged from the grid। बिल्कुल सही, ऐसे तो आवाज़ नहीं करता, इसका कोई इंटरनल कंबशन इंजन नहीं होता इसमें। एंड अ प्लग इन हाइब्रिड EV ऑपरेट सोली ऑन इंटरनल कंबशन इंजन विथ नो असिस्टेंस फ्रॉम द बैटरी। बिल्कुल सही बात है, ऐसा लगेगा लोगों को बट गलत है भाई। जो प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल होता है वो रन करता है इलेक्ट्रिकली पावर, है ना, इलेक्ट्रिक पावर पे काम करता है प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल, ठीक है, जब तक बैटरी में पावर है तब तक, है ना। तो अगर लेकिन जैसे ही बैटरी ख़त्म हो गया वो इंटरनल कंबशन इंजन में बदल जाता है। सो ये हो गया हाइब्रिड, ठीक है, प्लग इन हाइब्रिड मतलब इलेक्ट्रिसिटी जब तक रहेगा तब तक वो तो इलेक्ट्रिसिटी में काम करेगा, बट वो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाएगा वो इंटरनल कंबशन इंजन में कन्वर्ट हो जाता है। सो इट डज नॉट सोनली वर्क ऑन इंटरनल कंबशन इंजन एंड इट ऑल्सो, है ना, ये दोनों पे काम करता है, बैटरी के भी अंदर भी और IC के अंदर। सो दिस इज इनकरेक्ट, हमसे इनकरेक्ट तो पूछा गया है। अ फ्यूल सेल EV uses fuel cell to produce electricity for the ड्राइव ट्रेन। बिल्कुल सही है। ओके, सो यहाँ पे हमसे इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट हो जाएगा C। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दी अकीरा रैंसमवेयर। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था भाई अकीरा रैंसमवेयर, इसीलिए हमसे पूछा गया है। अकीरा रैंसमवेयर की बात करनी है। इट एनक्रिप्ट डाटा एंड अपेंड्स फाइल नेम विथ अकीरा एक्सटेंशन। यह सही स्टेटमेंट है भाई, बिल्कुल सही है। ये क्या करता है? डाटा को एनक्रिप्ट करता है, वो जैसे हम लिखते हैं ना .txt, उसको ये .अकीरा के फॉर्म में यहाँ पे इसको रीनेम कर देता है। एंड ए डिलीट विंडोज शैडो वॉल्यूम कॉपीज ऑन अफेक्टेड डिवाइस। बिल्कुल से, जो शैडो वॉल्यूम कॉपीज होते हैं, एक तरह से डुप्लीकेट कॉपीज होते हैं, उनको ये डिलीट कर देता है। एंड इट यूजेज VPN सर्विस टू ट्रिक यूजर्स इनटू डाउनलोडिंग मैलिशियस फाइल्स। बिल्कुल से, जो VPN सर्विसेज हैं उनका इस्तेमाल करके क्या करता है, ये मैलिशियस फाइल को यहाँ पे डाल देता है कंप्यूटर के अंदर। तो करेक्ट हमसे पूछा गया भाई, करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑल 3। ओके, 3 का आंसर हो जाएगा C। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्टिकल 239AA ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमको आर्टिकल 239AA की बात करनी है। इट ग्रांट स्पेशल स्टेटस टू दिल्ली इंक्लूडिंग द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटर एंड अ लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या ये सही है भाई? बिल्कुल सही है यार, है ना। जो आर्टिकल 239AA है वो दिल्ली के बारे में बात करता है, स्पेशल स्टेटस देता है उसको।
and the legislative assembly of Delhi has the power to make laws on all matter in the state list or concurrent list. No, not all matters, है ना, 3 चीज़ों को छोड़ के पुलिस जो कि स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, लेकिन उसके अंदर कोई ये नियम बना नहीं सकता। दिल्ली का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो पुलिस के अंदर नियम नहीं बना सकता, पब्लिक ऑर्डर के अंदर ये नियम नहीं बना सकता, एंड लैंड के अंदर ये नियम नहीं बना सकता। सो ये इनकरेक्ट हो जाएगा सेकेंड वाला। एंड इट वॉज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द बालकृष्ण कमेटी। बिल्कुल सही है, बालकृष्ण कमेटी के रिकमेंडेशन में हमारे पास आर्टिकल 239AA को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था। इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट इज ओनली वन, सॉरी इनकरेक्ट इज ओनली वन, आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। ये भी आगे इसमें ऊपर नीचे कर दिया गया है, जनरली तो ओनली वन यहाँ पे होता है, बट इसको भी देख के टिक करना है कहाँ पे ओनली वन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? विथ रेफरेंस टू WPI हमको बात करनी है होलसेल प्राइस इंडेक्स इन इंडिया की। हमसे होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में पूछा गया है, करेक्ट बताना है भाई होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में। ओके, WPI फोकसेस ऑन गुड्स परचेस्ड बाय द कंज्यूमर्स, बिल्कुल सही बात है यार। एंड WPI हेल्प इन एक्सेसिंग ओनली द माइक्रो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ एन इकोनॉमी, बिल्कुल सही बात है। ऐसा लगेगा लोगों को, बट इट इज़ इनकरेक्ट, ओनली वाला स्टेटमेंट गलत होता है, सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है। एंड WPI फोकस ऑन गुड परचेज बाय द कंज्यूमर, देखो भाई ये तो रिटेल प्राइस है ना, होलसेल में मतलब जो बल्क में जो देता है, कंज्यूमर्स जो होते हैं वो होलसेल में तो नहीं खरीदते। WPI यूज द डिफ्लेटर ऑफ GDP, बिल्कुल से WPI जो है वो GDP डिफ्लेटर का इस्तेमाल करता है टू कैलकुलेट व्हाट, टू कैलकुलेट द इन्फ्लेशन। एंड WPI डज नॉट इन्फ्लुएंस मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी चेंजेस, नो वो इसको भी इन्फ्लुएंस करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स विद रेफरेंस टू जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। हमको बात करनी है GI टैग्स की, रिसेंटली इन द न्यूज़, है ना। जालेसार धातु शिल्प, जालेसार धातु शिल्प जो है वो किसका है भाई, कौन से लोकेशन से बिलोंग करता है? जालेसार धातु शिल्प, है ना। जालेसार धातु शिल्प जो है वो कहाँ से बिलोंग करता है? ये बिलोंग टू यूपी, बिल्कुल सही बात है। एंड कोफ्तगिरी मेटल क्राफ्ट जो है वो कहाँ से बिलोंग करता है? इट बिलोंग टू राजस्थान एंड नॉट महाराष्ट्र, है ना। जो कोफ्तगिरी मेटल क्राफ्ट है कहाँ से बिलोंग करता है? कोफ्तगिरी मेटल क्राफ्ट बिलोंग टू राजस्थान। एंड मानखुरद मैंगो, मानखुरद मैंगो कहाँ से बिलोंग करता है भाई? मैंगो शावर कहाँ पे होता है? कर्नाटका गोवा रीजन में, तो ये गोवा से बिलोंग करता है। मानखुरद मैंगो को GI टैग मिला है जो कि गोवा से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे करेक्टली मैच क्या हो जाएगा? एक ही स्टेटमेंट करेक्टली मैच है, तो आंसर हो जाएगा 6 का A। क्वेश्चन नंबर 7 है विथ रेफरेंस टू नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, NPR की बात करनी है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट? इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव डाटाबेस ऑफ सिटीजन रिसाइडिंग ओनली इन रूरल एरियाज, गलत बात है भाई, रूरल एंड अर्बन एरियाज दोनों को देखता है ये। एंड NPR कलेक्ट डॉक्यूमेंट फॉर सिटीजनशिप वेरिफिकेशन, नो ये सिटीजनशिप वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट कलेक्ट नहीं करता है, बिकॉज ये देखता है कि कौन सी इंडिया सिटीजन है कि नहीं है, नॉट फॉर वेरिफिकेशन पर्पस। करेक्ट हमसे पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है भाई, ले देखिए इनकरेक्ट दोनों हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट MG नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीड एक्ट की बात करनी है भाई। MG नरेगा guaranteed 100 days of wage employment in a financial year to every rural household, बिल्कुल सही बात है यार। and it is funded and implemented solely by the state government, no सेंटर प्लस स्टेट फंड करती है इसको, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये, ठीक है ना। इसमें हमारे पास जो 100% जो मटेरियल वेज का कॉस्ट है, मटेरियल का कॉस्ट है सॉरी, वो सेंटर देता है। वेज का हमारे पास 75% सेंटर देता है, 25% स्टेट देता है। ओके, सो दिस इज इनकरेक्ट। इट मैंडेट दैट अ मिनिमम ऑफ 1/3 ऑफ द बेनिफिशियरी एलोकेटेड वर्क मस्ट बी वुमेन, बिल्कुल सही बात है। करेक्ट हमसे पूछा है, ओनली 2 इज करेक्ट, 8 का आंसर क्या हो जाएगा? B। 9 नंबर क्वेश्चन है कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू RTI। हमको बात करनी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट की। It include an exemption clause under section 8 clause 1 to harmonize the right to information with the right to privacy, बिल्कुल सही है ना। दोनों को हार्मोनाइज करने के लिए यहाँ पे एग्जाम्पशन भी है कि आप हर चीज़ जो पूछोगे गवर्नमेंट से वो ऐसा नहीं है कि आप हर चीज़ बता दिया जाएगा, कुछ चीज़ें प्राइवेसी की मेंटेन रखने के लिए भी है
एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर इफ़ इट हैज़ नो रिलेशन टू एनी पब्लिक एक्टिविटी और पब्लिक इंटरेस्ट। बिल्कुल सही बात है। एंड द इंफॉर्मेशन ऑफिसर कैन डिस्क्लोज पर्सनल इन्फॉर्मेशन इफ देयर इज अ लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट दैट जस्टिफाई डिस्क्लोजर। बिल्कुल सही बात है यार, करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 10 है एसेसरी देने वाले क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाले। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। गवर्नमेंट कंट्रोल इज डेट्रीमेंटल टू द फंक्शनिंग ऑफ एन एजुकेशनल सिस्टम। क्या बोल रहा है भाई, बिल्कुल सही है। अगर एजुकेशनल सिस्टम को ज़्यादा ही कंट्रोल कर रहा है गवर्नमेंट तो वो डेट्रीमेंटल हो सकता है। स्टेट कंट्रोल यूनिवर्सिटीज हैव डेमोन्स्ट्रेटेड रिमार्केबल परफॉर्मेंस प्रोवाइडिंग द गवर्नमेंट कंट्रोल कैन लीड टू एक्सीलेंस इन एजुकेशन। State control universities have demonstrated remarkable performance proving that state control और गवर्नमेंट कंट्रोल कैन लीड टू एक्सीलेंस इन एजुकेशन। दोनों आपस में सही है भाई, है ना। बिकॉज पहला जो है वो बोल रहा है गवर्नमेंट कंट्रोल, अगर गवर्नमेंट कंट्रोल है तो वहाँ पे पॉलिटिकल एंड लिमिटेशंस आ जाते हैं, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस देखने को मिलता है। एंड अगर स्टेट कंट्रोल यूनिवर्सिटीज़ जो होते हैं वहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिला है। दोनों आपस में सही है लेकिन दोनों को एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 11 है विथ रेफरेंस टू लिथियम आयन बैटरीज विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमको बात किसकी करनी है, लिथियम आयन बैटरीज के बारे में बताना है कि करेक्ट क्या है। लिथियम आयन बैटरीज हैव लो एनर्जी डेंसिटी कंपेयर टू द निकल कैडमियम बैटरीज। क्या इसकी एनर्जी डेंसिटी कम होती है भाई, नो, इसकी एनर्जी डेंसिटी ज़्यादा होती है कंपेयर टू निकल कैडमियम बैटरीज। ओके, एंड द मेजर इशू विथ लिथियम आयन बैटरीज इज देयर शॉर्ट लाइफ स्पैन, नो। इनका अंदर मेजर इशूज़ क्या है भाई, है ना, इनके अंदर मेजर इशूज़ क्या है, मेजर इशू क्या है भाई इनके साथ, मेजर इशू है ओवर हीटिंग का। So this is incorrect. And lithium ion batteries are fully mature and no longer subject to change in the metal chemical. No भाई, है ना, they are not fully mature, चेंज हो जाता है भाई मेटल एंड केमिकल में। उसके बाद तीनों गलत है, आंसर हो जाएगा डी। लिथियम आयन बैटरीज रिक्वायर प्रोटेक्शन सर्किट टू एंश्योर सेफ वोल्टेज एंड करंट लेवल्स। लिथियम आयन बैटरीज में प्रोटेक्शन सर्किट की जरूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 12 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू WHO गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। हमको बात करनी है WHO के गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस की। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस एंश्योर कंसिस्टेंट प्रोडक्शन एंड कंट्रोल ऑफ प्रोडक्ट एज पर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स अप्रोप्रिएट टू देयर इंटेंडेड यूज़। बिल्कुल सही बात है यार, है ना। जो अपने पास गुड मैनेजर प्रैक्टिस है, गुड मैनेजर प्रैक्टिस के अंदर क्या होता है, हमारे पास उनको क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन रखने पड़ते हैं। बिल्कुल सही है। Its primary aim is to reduce the risk associated with cross contamination and false labeling। बिल्कुल सही है। It emphasizes the importance of risk assessment in ensuring safety, quality and efficacy of pharmaceutical product। बिल्कुल सही बात है यार, करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा डी। मतलब जो दवाई में लेबलिंग होती है गलत लेबलिंग ना हो, है ना, कंटामिनेशन ना है, उसको देखता है हमारे पास गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस का जो कॉन्सेप्ट है WHO का वो। क्वेश्चन नंबर 13 है भाई विथ रेफरेंस टू सनराइज इंडस्ट्री। हमको बात करनी है सनराइज इंडस्ट्री की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। सनराइज इंडस्ट्री आर स्टेबलाइज्ड सेक्टर विथ स्लो ग्रोथ रेट्स। तो सनराइज इंडस्ट्री क्या होता है भाई, सनराइज इंडस्ट्री मतलब, है ना, ऐसे स्टडी अभी शुरुआत हो रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। सो दे आर एट अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एंड आर एक्सपेक्टेड टू एक्सपीरियंस अ रैपिड ग्रोथ। उनको क्या बोलते हैं, सनराइज इंडस्ट्री बोलते हैं भाई, है ना। अभी शुरुआत ही हुए हैं बट, है ना, इनको सनराइज क्यों बोला, बिकॉज रैपिड ग्रोथ क्यों ये इंश्योर कर रहे हैं, बिकॉज इनमें वेंचर कैपिटल फंडिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है इनमें, है ना। तो इनको क्या बोलते हैं, सनराइज इंडस्ट्री बोलते हैं। अभी तो अर्ली स्टेज में है बट रैपिड ग्रोथ डेवलप अर्ली एक्सपीरियंस करेंगे रैपिड ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर 14 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप। हमको बात किसकी करनी है, फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप स्कीम की। फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप स्कीम की। FFS डायरेक्टली इन्वेस्ट इन स्टार्टअप टू एनेबल एक्सेस टू डोमेस्टिक कैपिटल। क्या ये डायरेक्टली इन्वेस्ट करता है स्टार्टअप के अंदर भाई, हाँ ना, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करता भाई ये, ठीक है। ये स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्ट तो करता है लेकिन जो सेबी रजिस्टर्ड
है ना। ये सेबी रजिस्टर्ड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के थ्रू ये इन्वेस्ट करते हैं डोमेस्टिक कैपिटल के अंदर। एंड द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिस्पर्सिंग द कैपिटल अंडर एफएफएस। नो, कौन रेस्पॉन्सिबल है भाई? जो सिडबी है ना, ये डिस्पर्स करता है कैपिटल्स को। क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर 3 है AIF सपोर्ट अंडर एफएफएस मस्ट इन्वेस्ट एटलीस्ट हाफ द अमाउंट कमिटेड अंडर एफएफएस इन स्टार्टअप। नो, हाफ नहीं भाई, एटलीस्ट 2 टाइम्स। एफएफ जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है वो सपोर्ट जो करता है एफएफएस के अंदर, मस्ट इन्वेस्ट 2 टाइम्स द अमाउंट कमिटेड अंडर एफएफएस इन स्टार्टअप। ओके, नॉट हाफ। सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। हमसे इनकरेक्ट पूछा गया, इनकरेक्ट हो जाएगा सी। ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू विवाद से विश्वास टू। विवाद से विश्वास टू कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट स्कीम हमको बात करनी है इसकी। ठीक है, विवाद से विश्वास कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट स्कीम की बात करनी है अपने को। द स्कीम एम टू रिजॉल्व कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट इन्वॉल्विंग द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स। क्या ये सही है भाई? बिल्कुल सही। जो विवाद से विश्वास स्कीम है, इट स्कीम एम टू रिजॉल्व व्हाट? द स्कीम एम टू रिजॉल्व कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट, है ना, जो कि गवर्नमेंट और गवर्नमेंट अंडरटेकिंग के बीच में हो रहा है। एंड इट कवर डिस्प्यूट अप टू 30 सितंबर 2022। बिल्कुल सही बात है यार, उसके पहले का नहीं करेगा, उसके बाद का नहीं करेगा ये। एंड द सेटलमेंट अमाउंट ऑफर्ड अंडर द स्कीम इज अप टू 85% ऑफ द नेट अमाउंट अवॉर्डेड फॉर कोर्ट अवार्ड पास्ट बिफोर 30 अप्रैल 2023। बिल्कुल सही है यार, सिंपल सी बात है, डाटा आपको पता होना चाहिए। तो हमसे करेक्ट पूछा गया, कट जाएगा ऑल 3। तो ये हमारे पास यही तो चीज़ें हैं इकोनॉमिक्स की जो कि लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, इससे क्वेश्चन गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल बिल 2023। हमको बात करनी है अबाउट द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल बिल 2023 की। द बिल रिप्लेस द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट ऑफ 1867। क्या ये सही है भाई? हाँ, बिल्कुल गलत है। असला ये लोगों, बट इट इज़ करेक्ट, बिल्कुल सही है। जो 1867 का जो प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन बिल था, जो एक्ट था, उसको ये रिप्लेस किया भाई। एंड द न्यू लॉ, ये जो न्यू लॉ है, मेक्स द रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स 1 स्टेप प्रोसेस, है ना, एलिमिनेटिंग दी 8 स्टेप प्रोसेस। पहले 8 स्टेप था, उसको एक 1 स्टेप प्रोसेस कर दिया गया है जो नया बिल है उसके हिसाब से। एंड दी परमिशन टू स्टार्ट, अभी पास नहीं हुआ है भाई, पास होगा तो एक्ट बन जाएगा। दी परमिशन टू स्टार्ट अ न्यूज़पेपर कैन बी डिनाइड टू दोज इन्वॉल्व इन अनलॉफुल एक्टिविटीज़ अगेंस्ट द स्टेट। बिल्कुल सही है। जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है उनको न्यूज़पेपर स्टार्ट करने से इनकार किया जा सकता है। इनकरेक्ट हमसे पूछा है, तीनों के तीनों करेक्ट हैं, तो आंसर हो जाएगा नन। क्वेश्चन नंबर 17 है विथ रेफरेंस टू द डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2023। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था भाई ये डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल। डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, उसके बारे में हमको पूछा गया है, इनकरेक्ट। ओके, पर्सनल डाटा कैन बी प्रोसेस्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द स्टेट। बिल्कुल सही है। एंड फर्म्स आर नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजिंग शेयरिंग ऑफ डाटा इन केस ऑफ लॉफुल इंटरसेप्शन ऑफ डाटा। नो, फर्म्स आर एग्जेम्प्टेड। फर्म्स मतलब कंपनीज, है ना, कंपनीज को एग्जेम्प्ट किया गया है, जिससे वो अपने पर्सनल डाटा क्या कर सकते हैं, डिस्क्लोज कर सकते हैं। मतलब लॉफुल एक्टिविटी को देखने के लिए, लॉफुल हो रही है कि नीचे, उसको देखने के लिए। ओके, सी सही है भाई। द बिल स्ट्राइक्स ऑफ सेक्शन 43A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 विच रिक्वायर्स कंपनीज टू compensate users for mishandling their data. It requires companies to clearly mention to users what data are being collected and how it will be used. बिल्कुल सही है। कंपनीज को कंसेंट लेना पड़ेगा भाई, है ना, क्या डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और क्यों कलेक्ट कर रहे हैं, बताना पड़ेगा यूजर्स को। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्रेट निकोबार। हमको बात किसकी करनी है, ग्रेट निकोबार की। ग्रेट निकोबार इज द लार्जेस्ट आइलैंड अमॉन्ग द निकोबार आइलैंड इन द इंडियन ओशन। क्या ये सही है भाई? बिल्कुल सही है।
और इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है? जो साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन टेरिटरी है, जो इंदिरा पॉइंट है वो कहाँ पे है भाई? वो ग्रेट निकोबार के अंदर है। एंड ग्रेट निकोबार हैज़ अ वैरायटी ऑफ एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। बिल्कुल सही बात है यार, बिकॉज बहुत ज़्यादा बारिश होती है यहाँ पे। एंड इट इज़ द होम ऑफ द इंदिरा पॉइंट, द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन टेरिटरी। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा ऑल थ्री। क्वेश्चन नंबर 19 है विद रेफरेंस टू द रिसेंट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल। ओके, हमको बात किसकी करनी है? हमको बात करनी है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2021 की। हमसे इनका पूछा है भाई, द बिल एम टू प्रमोट द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स। क्या ये सही है भाई? हाँ, नो इट इज़ करेक्ट है ना, नो इट इज़ करेक्ट क्या? बिल्कुल सही है। जो बिल है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बिल 2021 का इसकी बात करता है टू प्रमोट कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स की बात करता है ये। एंड द टर्म कोडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज इज क्लियरली डिफाइंड इन द बिल। नो, इसके डेफिनेशन यहाँ पे नहीं दिया गया है। कोडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज का डेफिनेशन नहीं दिया गया है इस बिल के अंदर। ओके, कोडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज का कोई भी डेफिनेशन नहीं दिया गया है इस बिल के अंदर। सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे कैट पूछा गया है, मतलब इनकैट पूछा गया। इनकैट क्या है भाई? 2 हो जाएगा आंसर। ओके, तो इसका डेफिनेशन नहीं है भाई इस बिल के अंदर। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल के अंदर जो कोडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज है, इसका डेफिनेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 है विथ रेफरेंस टू द हिमालयन वल्चर। हमको बात किसकी करनी है? हिमालयन वल्चर की। इट इज़ द लार्जेस्ट एंड द हैवीएस्ट वल्चर स्पीसीज फाउंड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट स्पीसीज जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाया जाता है भाई। बिल्कुल सही बात है। एंड इट इज़ क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज। नो, ये नियर थ्रेटन के अंदर आता है भाई IUCN में। इट इज़ अंडर नियर थ्रेटन, ओके, एंड नॉट क्रिटिकली एंडेंजर्ड। इट्स डिक्लाइन इज मेनली एट्रीब्यूटेड टू पॉइजनिंग फ्रॉम द यूज ऑफ डाइक्लोफेनेक इन लाइफ स्टॉक। बिल्कुल सही है, डाइक्लोफेनेक की वजह से हिमालयन वल्चर का डेथ हो रहा है। एंड इट इज़ नियर थ्रेटन भाई, क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है हिमालयन वल्चर। याद रखना यही सब IUCN लिस्ट, रेड डाटा लिस्ट में जो इंपॉर्टेंट स्पीसीज जो कि न्यूज़ में थे उनका स्टेटस याद रखना बहुत ज़रूरी है भाई। सो हिमालयन वल्चर इज़ नियर थ्रेटेंड। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा ओनली 2, आंसर हो जाएगा 20 का B। 21 नंबर क्वेश्चन है, दिस टाइगर रिजर्व इज रिनाउंड फॉर बीइंग अमॉन्ग द कंट्रीज फर्स्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया। फर्स्ट टाइगर रिजर्व इंडिया अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर। तो प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर पहला टाइगर रिजर्व कौन था? जिम कॉर्बेट। एंड होम टू एंडेंजर्ड स्पीसीज लाइक पोर्कुला साल्विनिया, है ना, कॉर्पोलैगस हिस्पिडस। इट इज़ ऑल्सो डेजिग्नेटेड एज वर्ल्ड हेरिटेज नेचुरल, है ना, वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है यूनेस्को के द्वारा इन 1985। एन एलिफेंट रिजर्व इन 2003 ड्यू टू इट्स सिग्निफिकेंस इन सेफ गार्डिंग एलिफेंट्स। तो ये कौन सा टाइगर रिजर्व है भाई? जिम कॉर्बेट दिया नहीं है, फर्स्ट तो नहीं बोला है, तो अमॉन्ग द फर्स्ट। और टाइगर रिजर्व यहाँ पे, है ना, टाइगर रिजर्व देखो भाई, ये एलिफेंट रिजर्व भी है भाई, ये एलिफेंट रिजर्व भी है। तो कौन सी बात की जा रही है हमारे पास यहाँ पे? मानस टाइगर रिजर्व की बात की जा रही है। जो मानस टाइगर रिजर्व है ना, वो एक एलिफेंट रिजर्व भी है भाई। एंड वो एक टाइगर रिजर्व भी है, एलिफेंट रिजर्व भी है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, तीनों है ये। ओके, टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व, ओके, एंड वर्ल्ड हेरिटेज साइट। वर्ल्ड हेरिटेज साइट के नेचुरल लिस्ट में आता है ये, ठीक है। मानस टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? ये असम के अंदर है। क्वेश्चन 22 है विद रेफरेंस टू कालबेलिया डांस ऑफ राजस्थान। कालबेलिया डांस कहाँ से बिलोंग करता है भाई? राजस्थान से बिलोंग करता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कालबेलिया डांस इज प्राइमरली परफॉर्म बाय मेल डांसर यूजिंग ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट। क्या इसको मेल डांसर परफॉर्म करते हैं? नो, इट इज़ प्राइमरली परफॉर्म बाय फीमेल डांसर। ओके, सो दिस इज इनकरेक्ट। कालबेलिया डांस इज रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को एज एन इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। बिल्कुल सही बात है यार, है ना, ये इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, इसको यूनेस्को रिकॉग्नाइज करती है। एंड कालबेलिया डांस वेयर ट्रेडिशनल ब्लैक ड्रेसेस विथ सिल्वर थ्रेड एम्ब्रॉयडरी रिसेंबलिंग अ स्नेक। कालबेलिया डांस जो है वो ब्लैक एम्ब्रॉयडरी, ब्लैक का कपड़ा पहनते हैं, उसमें सिल्वर होता है जिससे स्नेक जैसे दिखता है वो। इनकरेक्ट हमसे पूछा तो ओनली वन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज इट इज प्राइमरली परफॉर्म बाय फीमेल्स।
क्वेश्चन नंबर 23 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ट्रू हमसे पूछा है रिगार्डिंग डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव स्कीम अंडर आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंदर जो डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव स्कीम है उसके बारे में बताना है। इट एम टू प्रमोट नॉन डिजिटल हेल्थ केयर सर्विस। नाम में डिजिटल है तो नॉन डिजिटल कैसे प्रमोट करेगा भाई। इट एनकरेज हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स टू अडॉप्ट डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशन बाय ऑफरिंग इनिशिएटिव्स। बिल्कुल सही है। इट एनकरेज व्हाट, इनकरेज जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स उनको एनकरेज करता है जिससे वो अडॉप्ट कर पाए डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशंस बाय ऑफरिंग इनिशिएटिव्स। एंड इट प्रोवाइड इंसेंटिव्स टू डिजिटल हेल्थ फैसिलिटीज एक्सक्लूडिंग लैबोरेटरी रेडियोलॉजी डायग्नोस्टिक सेंटर्स। नो, इंक्लूड करता है उनको ये। एंड ओके, द पॉलिसी ऑफ DHIS हैज़ नेवर बीन रिवाइज। नो, इसको भी रिवाइज किया गया है भाई। क्वेश्चन 24 है विद रेफरेंस टू कुरुवाई क्रॉप्स। कुरुवाई क्रॉप की बात करनी है। कुरुवाई क्रॉप जो कि कहाँ पे उगते हैं भाई, तमिलनाडु के अंदर। एंड दे आर प्राइमरली गोन इन कावेरी डेल्टा रीजन ऑफ तमिलनाडु। क्या इन कावेरी डेल्टा रीजन में ग्रो किया जाता है? बिल्कुल सही बात है। एंड द कल्टिवेशन ऑफ कुरुवाई क्रॉप लास्ट फॉर मोर देन 150 डेज। नो, ये 120 दिन के अंदर हो जाता है भाई, लेस देन 120 डेज। सो दिस इज इनकरेक्ट एंड इट इज शोन इन द मंथ ऑफ फरवरी। नो, इसको जून जुलाई में यहाँ पे बोया जाता है। सो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे ओनली वन। आंसर क्या हो जाएगा 24 का ए। 25 है इन विच कंट्री डज दी नोवोरोशियाक पोर्ट लाइज। ठीक है, नोवोरोशियाक पोर्ट कहाँ पे है ये हमसे पूछा गया है। तो जो नोवोरोशियाक पोर्ट है वो रशिया के अंदर है। नोवोरोशियाक पोर्ट कहाँ पे है ना, रशिया के अंदर है। वो लार्जेस्ट पोर्ट है भाई कहाँ का, ब्लैक सी का। इट इज़ द लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ ब्लैक सी, लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ ब्लैक सी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। FATF की बात करनी है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स रिसर्च मनी लॉन्ड्रिंग है ना, रिसर्च मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग। बिल्कुल सही है। FATF जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग को रिसर्च करता है। ओके, इट सेट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स टू कॉम्बैट इलीगल फाइनेंशियल एक्टिविटी। बिल्कुल सही बात है यार, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बताता है कि जिससे हम कम बैक कर पाएँ जो इलीगल फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं उसको। एंड इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ FATF। नहीं भाई, इंडिया 2010 से FATF का मेंबर है। तो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा बी ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 27 है व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ अमृत भारत स्टेशन स्कीम। जो अमृत भारत स्टेशन स्कीम था जो कि रेलवे स्टेशन के बारे में बात करता है, उसके बारे में बात करनी है अपने को। उसका मेन फोकस क्या रहा है ना। जो अमृत भारत स्टेशन स्कीम है ये बात करता है डेवलपिंग स्टेशन एज अ सिटी सेंटर विथ इम्प्रूव्ड एमिनिटीज़ एंड अर्बन इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये जो अमृत भारत स्टेशन स्कीम है वो रेलवे स्टेशन को क्या करता है, डेवलप करने की बात करता है, फोकस करता है ऑन डेवलपिंग जो रेलवे स्टेशन है उनको, जिससे वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं वो अच्छी खासी हो, अर्बन इंटीग्रेशन हो, है ना, अर्बन एरियाज़ को वहाँ पे इंटीग्रेट किया जा सके अच्छे से, है ना। रेल ट्रैक्स की बात नहीं करता भाई ये। अमृत भारत स्टेशन स्कीम नाम समझ आ रहा है, स्टेशन के ऊपर फोकस है ये। ट्रांसपोर्टेशन की बात नहीं करता, ट्रैवल टाइम की बात नहीं करता, ये फोकस करते हैं स्टेशन को अच्छे खासे डेवलप करना है। क्वेश्चन नंबर 28 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्लोबल टाइगर फोरम। हमको बात करनी है GTF की, ग्लोबल टाइगर फोरम की। इट वॉज एस्टेब्लाइज्ड इन 1994 टू प्रोटेक्ट टाइगर ग्लोबली, है ना। इसको कब एस्टेब्लाइज किया गया था, 1994 में एस्टेब्लाइज किया गया था। क्या, टू प्रोटेक्ट टाइगर ग्लोबली। सही कि गलत है भाई। जो ये है 1994 में एस्टेब्लिश किया गया था टाइगर फोरम, ग्लोबल टाइगर फोरम। बिल्कुल सही बात है। GTF कन्वेस इट्स जनरल असेंबली एवरी 2 ईयर, है ना। नो, इसका जो ग्लोबल टाइगर फोरम है इसका जनरल असेंबली होता है हर 3 साल में, है ना, नॉट इन एवरी 2 ईयर। सो दिस इज इनकरेक्ट। It aim to provide leadership and common approach worldwide to save tigers, their prey and habitat। बिल्कुल सही है। जो ग्लोबल टाइगर फोरम है वो टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने की बात करता है, उनके जो खाने की चीज़ है, प्रेस है, उनको प्रोटेक्ट करने की बात करता है, और जो हैबिटेट है उसको प्रोटेक्ट करने की बात करता है। तो करेक्ट हमसे पूछा गया भाई, करेक्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा ओनली 2। आंसर हो जाएगा 28 का बी। ओके, 29 नंबर क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग एंडेमिक बर्ड स्पीसीज विद देयर रेस्पेक्टिव इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर स्टेटस। ठीक है,
बर्ड स्पीसीज की बात करनी है, आईयूसीएन स्टेटस के साथ उनको मैच करना है। तो मणिपुर जो बुश क्विल है, जो मणिपुर बुश क्विल है उसके बारे में बात करते हैं। जो मणिपुर बुश क्विल है उसका क्या है हमारे पास स्टेटस यार? जो मणिपुर बुश क्वेल है वो क्या है भाई? क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, लीस्ट कंसर्न या फिर एंडेंजर्ड है? बहुत ज़्यादा स्पीसीज देखो ये न्यूज़ में थे, इसीलिए हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है भाई, है ना। तो जो मणिपुरी बुश है वो एंडेंजर्ड स्पीसीज है, मणिपुर में पाया जाता है। एंड जो जॉर्डन कॉर्सर है वो क्या है? जॉर्डन कॉर्सर जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सी चीज़ें क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, तो हमको ये पता होना चाहिए। जॉर्डन कॉर्सर इज अ क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज। एंड इंडियन एगल आउल क्या है भाई? लीस्ट कंसर्न है आईयूसीएन की रेड लिस्ट में, ठीक है। सो 1 का क्या हो जाएगा? सी, मणिपुरी बुश क्वेल इज एंडेंजर्ड, जॉर्डन कॉर्सर इज व्हाट? इट इज़ क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंड इंडियन एगल आउल इज लीस्ट कंसर्न, ठीक है। सो 1C2A3B, 1C2A3B आंसर क्या हो जाएगा? 29 का डी। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इज नोन फॉर बीइंग एन इको फ्रेंडली ट्रैश आइलैंड वेयर एश फ्रॉम द इंसिनरेटेड गार्बेज इज डंप, ठीक है। हमारे पास इको फ्रेंडली कौन से आइलैंड को बोलते हैं भाई? जहाँ पे गंदगी जो होता है, मतलब एक जो ट्रैश है, जो बचा खुचा है इंसिनरेटेड गार्बेज से, उसको डंप किया जाता है, ठीक है। तो पलाऊ उबिन जो आइलैंड है ना, सिंगापुर के पास में है, यहाँ पे इंसिनरेटेड गार्बेज को डंप किया जाता है इन द इन्वायरमेंट फ्रेंडली मैनर, तो इसीलिए इसको इको फ्रेंडली बोला जाता है ना। इको फ्रेंडली ट्रैश आइलैंड बोला जाता है पलाऊ उबिन को। इट इज़ नियर सिंगापुर, पलाऊ उबिन। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट। हमको बात किसकी करनी है? ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट की बात करनी है। इट विल कनेक्ट मोराह इन मणिपुर टू थाईलैंड मई शॉट। क्या ये सही स्टेटमेंट है भाई? हाँ बिल्कुल सही। जो ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट है वो 3 देशों को कनेक्ट करता है, इंडिया, म्यांमार एंड थाईलैंड। ओके, इट विल हेल्प इन एनहांसिंग कल्चरल एक्सचेंज एंड टूरिज्म। बिल्कुल सही बात है भाई, ये कल्चरल एक्सचेंज एंड टूरिज्म को एनहांस करेगा। एंड द हाईवे प्रोजेक्ट एक्सक्लूड एनी प्लान फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। जो हाईवे प्रोजेक्ट है क्या ये एक्सक्लूड करता है जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड है उसको? हैं? नो, इट डज नॉट एक्सक्लूड इट। ओके, इंक्लूड करता है। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 है। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स। हमको इकोवास की बात करनी है, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट की। इकोवास मतलब क्या है? इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट। इसके बारे में हमको बात बताना है। क्या इकोवास में 15 मेंबर्स हैं यार? क्या इकोवास में 15 मेंबर्स हैं भाई? बिल्कुल सही है, 15 मेंबर्स हैं इसमें। एंड एस्टेब्लिश कब किया गया था? 1975 में विद द साइनिंग ऑफ द ट्रीटी ऑफ लागोस। बिल्कुल सही, जो ट्रीटी ऑफ लागोस जब साइन किया था तो ये हमारे पास बना था। एंड इकोवास इज प्राइमरली फोकस ऑन अचीविंग इंडिविजुअल इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर इट्स मेंबर स्टेट्स। नो, इकोवास जो है वो कलेक्टिव सेल्फ सफिशिएंसी के अंदर फोकस करता है, नॉट ऑन इंडिविजुअल इकोनॉमिक ग्रोथ। सेल्फ सफिशिएंसी, कलेक्टिव सेल्फ सफिशिएंसी, तो ये इनकरेक्ट हो गया भाई। द ऑर्गेनाइजेशन ओकेजनली सेंड जॉइंट मिलिट्री फोर्सेस फॉर पीस कीपिंग ड्यूरिंग पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ये भी सही है, हमसे गलत पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 33 है, व्हाट इज LK99 रिसेंटली डिस्कवर्ड बाय फिजिसिस्ट इन साउथ कोरिया। LK99 जो है वो क्या है भाई? जो साउथ कोरिया में फिजिसिस्ट ने डिस्कवर किया था वो क्या है? LK99 है क्या? LK99 क्या है? एक सब्सटेंस है दैट कैरी एन इलेक्ट्रिक करंट विथ जीरो लॉसेस, ठीक है। LK99 क्या है? एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि करंट लेता है जिसमें लॉस नहीं होता, है ना। बाकी जैसे वायर है उसके अंदर करंट का लॉस हो जाता है भाई, बट इसमें क्या होता है?
करंट का लॉस नहीं होता। जैसे ट्रांसफर करने से ट्रांसफार्मर में क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट होता है तो करंट का लॉस नहीं होता, बट डीसी करंट में करंट का लॉस होता है। बट LK99 जो कि साउथ कोरिया के फिजिसिस्ट ने बनाया है वो एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें कोई भी करंट का लॉस नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 34 है विद रेफरेंस टू माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2023। हमको बात किसी करनी है माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2023 में जो आया था इसके बारे में हमसे पूछा गया है। इनकरेक्ट। द बिल एम टू अट्रैक्ट प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन एक्सप्लोरिंग क्रिटिकल एंड डीप सीटेड मिनरल्स। क्या यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को अट्रैक्ट करने की बात होता है क्या? बिल्कुल सही है। एंड लिथियम हैज़ बीन रिक्लासिफाइड एज क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मटेरियल और मिनरल मेकिंग इट एलिजिबल फॉर एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग बाय प्राइवेट एंटिटीज। बिल्कुल सही है। ये जो माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल है उसमें हमारे पास 6 मिनरल्स हैं जिसमें अभी लिथियम को क्या किया गया है, इस रिक्लासीफाई किया गया है एज अ क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल। हमसे इनकट पूछा गया तो इनकट तो कोई सा भी नहीं है भाई, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 35 है विच कंट्री आर पार्टिसिपेटिंग इन 31st एडिशन ऑफ मालाबार मल्टीलेटरल एक्सरसाइज। जो 31st एडिशन हो रहा है मालाबार एक्सरसाइज का, है ना, में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है भाई? ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड USA पार्टिसिपेट कर रहा है इंडिया के साथ। ठीक है, मालाबार एक्सरसाइज में जिसको होस्ट कौन कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया। अगस्त में हुआ था ये, अगस्त 2023 में। इज होस्टेड बाय ऑस्ट्रेलिया, जिसमें पार्टिसिपेट कौन किए थे? ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड US। क्वेश्चन नंबर 36 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अडॉप्शन ऑफ OS माया बाय इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री। जो OS माया को इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने जो लिया है उसके बारे में हमको बताना है। OS ऑपरेटिंग सिस्टम माया इज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड ओपन सोर्स यूबंटू। क्या ये हमारे पास एक ओपन सोर्स यूबंटू है जिसको हमारे पास जो माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है? कि ये सही है भाई? हाँ, नो इट इज़ नॉट डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट यार, है ना। पहली बात तो डेवलप किसके द्वारा नहीं किया गया है? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, है ना। एंड इट इज़ बीइंग एडप्टेड टू काउंटर द इंक्रीज साइबर थ्रेट्स। बिल्कुल सही बात है। थर्ड स्टेटमेंट है द डिफेंस मिनिस्ट्री प्लान टू इंस्टॉल इट इन ऑल द कंप्यूटर्स ऑफ 3 आर्म फोर्सेज साइमल्टेनियसली बाय अगस्त 15, 2023। क्या ये सही है भाई? ये ऑल 3 सर्विसेज आर नॉट अडोप्टिंग इट साइमल्टेनियसली। जो ये बोल रहा है ना साइमल्टेनियसली अडोप्ट किया जाएगा इसको ऑल 3 सिस्टम के द्वारा, नो इट इज़ इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा गया, कट जाएगा ओनली 136 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 37 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस। हमको बात किसी करनी है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस डेफिशिएंसी की, G6PD डेफिशिएंसी की बात करनी है। इट इज़ अ कंडीशन वेयर रेड ब्लड सेल मल्टीप्लाई एक्सेसिवली टू ग्लूकोज। गलत बात है भाई। जेनेटिक डिसऑर्डर काजिंग अ कंप्लीट लैक ऑफ इंसुलिन प्रोडक्शन। गलत बात है, ये तो टाइप 1 डायबिटीज़ है। इट इज़ अ हेरिडिटरी कंडीशन लीडिंग टू रेड ब्लड सेल डिस्ट्रक्शन अंडर सर्टेन ट्रिगर्स। बिल्कुल सही है। G6PD डेफिशिएंसी में हमारे पास कम ऑक्सीजन के अंदर क्या होता है ना, हमारे पास RBC क्या होता है? डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं। एंड ऑल्सो जिनको G6PD डेफिशिएंसी होती है वो मलेरिया से रेजिस्टेंट होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क। MTEF की बात करनी है। मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क की बात करनी है। MTEF मतलब मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क। इट सेट्स अ सिंगल ईयर टारगेट फॉर एक्सपेंडिचर इंडिकेटर। कि ये सिंगल ईयर टारगेट बनाता है? नो, ये 3 साल का टारगेट बनाता है भाई, सिंगल ईयर टारगेट नहीं बनाता। इट इज़ 3 ईयर टारगेट। ओके, एंड मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क इज प्रेजेंटेड अंडर FRBMA एक्ट 2003। बिल्कुल सही बात है। हमसे इनकट पूछा गया है भाई, इनकट पूछा गया। ओके, एक और स्टेटमेंट है MTEF प्रोवाइड एन एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर बोथ रिवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर सेपरेटली। बिल्कुल सही है। जो MTEF है दैट इज मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क जो है वो क्या कहता है? एक्सपेंडिचर का एस्टीमेट बताता है, रिवेन्यू के रेफरेंस में भी एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर के रेफरेंस में भी, दोनों को सेपरेटली। तो ये भी सही है। इनकट क्या हो जाएगा? फर्स्ट, है ना। ये 3 ईयर टारगेट के बेसिस पे यहाँ पे एक्सपेंडिचर दिखता है।
क्वेश्चन नंबर 39 है विथ रेफरेंस टू नो कॉन्फिडेंस मोशन इन इंडियन पार्लियामेंट विच आर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। हमको बात करनी है नो कॉन्फिडेंस मोशन की, नो कॉन्फिडेंस के बारे में हमको बताना है करेक्ट क्या है। इट कैन बी मूव अगेंस्ट द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बिल्कुल सही बात है यार। नो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ भी मूव किया जा सकता है। एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी एडप्टेड ओनली विथ स्टेटेड रीजन। नो भाई, बिना रीज़न के भी इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। सो दिस इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 40 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट निकल। हमको बात किसकी करनी है, निकल की। मेटल है, इट इज़ अ सिग्निफिकेंट एलिमेंट इन मेटलॉइड। निकल जो है वो मेटलॉइड के अंदर आता है क्या, निकल जो है वो मेटलॉइड के अंदर आता है क्या, बिल्कुल सही है। मतलब मेटलॉइड नहीं भाई, मीटरॉइड जो होते हैं ना ऊपर से गिरते हैं, उनमें बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है निकल। एंड निकल इज एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट ऑल्सो, बिल्कुल सही बात है। ऑस्ट्रेलिया एंड इंडोनेशिया हैव दी हाईएस्ट निकल रिजर्व्स इन दी वर्ल्ड, बिल्कुल सही। ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया के पास सबसे ज़्यादा रिजर्व है यार, है ना। तो इसके बारे में हमको पता होना चाहिए क्योंकि न्यूज़ में है मेटल, तो ये हमारे पास पूछा सकता है, ज्योग्राफी के रेफरेंस में आ सकता है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 41 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी। CCA की बात करनी है, कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी की बात करनी है। कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी के बारे में हमको इनकरेक्ट बताना है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी। CCA के बारे में हमको इनकरेक्ट बताना है अंडर द इंफॉर्मेशन एक्ट ऑफ 2000, मतलब जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000 का, उसके अंदर हमको बताना है कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी के बारे में इनकरेक्ट। ओके, सो जो कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी है, इट एम्ड एट प्रमोटिंग द ग्रोथ ऑफ ई कॉमर्स थ्रू वाइड यूज़ ऑफ डिजिटल सिग्नेचर्स, बिल्कुल सही है ना। ई कॉमर्स को बढ़ावा देने की बात करता है कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी ई सिग्नेचर्स के थ्रू। एंड इट रेगुलेट द वर्किंग ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़, बिल्कुल सही है भाई। तो इसी तो नाम दिया है कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़, क्यों दिया गया, बिकॉज वो रेगुलेट करता है उनको। एंड CCA प्राइमरली फोकस ऑन सोशल मीडिया कंटेंट मॉडरेशन। नो, ये सोशल मीडिया कंटेंट मॉडरेशन पे फोकस नहीं करता भाई, ये ई कॉमर्स एंड ई गवर्नेंस पे फोकस करता है थ्रू डिजिटल सिग्नेचर। सो दिस इज इनकरेक्ट। एंड इट मेंटेन अ रिपोजिटरी ऑफ डिजिटल सर्टिफिकेट्स इशूड बाय सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़, बिल्कुल सही है ना। जैसा को मैं डिजिटल सिग्नेचर मार दिया तो ये सही की गलत है, कौन डिसाइड करेगा, जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है वो डिसाइड करेगा। क्वेश्चन नंबर 42 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियन एलिफेंट्स। हमको बात किसकी करनी है, इंडियन एलिफेंट्स की बात करनी है। द मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट्स इन इंडिया इज फाउंडेड, और द मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट इन इंडिया इज फाउंड इन द स्टेट ऑफ असम। नो, मैक्सिमम कहाँ पाया जाता है, कर्नाटका के अंदर। मैक्सिमम पॉपुलेशन कहाँ पाया जाता है, कर्नाटका के अंदर। एंड IUCN कंजर्वेशन स्टेटस एलिफेंट का क्या है भाई, वल्नरेबल। इंडियन एलिफेंट्स का क्या है, वल्नरेबल, याद रखना। इंडियन एलिफेंट्स का क्या है, वल्नरेबल। सॉरी, ये वल्नरेबल पूरा गलत है, वल्नरेबल नहीं है भाई, एंडेंजर्ड है। जो इंडियन एलिफेंट्स हैं उनका IUCN स्टेटस क्या है, इंडियन एलिफेंट्स का IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड है। एलिफेंट डे को सेलिब्रेट कब करते हैं भाई, 12 अगस्त को एलिफेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है क्या, बिल्कुल सही बात है, 12 अगस्त को। इसी तो हमारे पास अगस्त का न्यूज़पेपर में आया था, इसीलिए हमारे पास पूछा गया है, ठीक है। एंड IUCN स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है एलिफेंट, ठीक है। तो इसका IUCN स्टेटस इंडियन एलिफेंट का क्या है, एंडेंजर्ड। क्वेश्चन नंबर 43 है दी ओपन मार्केट सेल स्कीम। ओपन मार्केट सेल स्कीम की बात करनी है। इट इज़ इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू द अफेयर्स ऑफ। ओपन मार्केट सेल स्कीम जो है वो न्यूज़ में रहता है, किसके रेफरेंस में न्यूज़ में रहता है भाई, फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन के रेफरेंस में ये न्यूज़ में रहता है ना। जिसमें हम राइस और वीट की जो स्टॉक्स हैं उसको सप्लाई करते हैं, है ना, सरप्लस स्टॉक को सेल करते हैं ओपन मार्केट सेल स्कीम के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 44 है कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डिफ्लेशन। हमको बात किसी करनी है, डिफ्लेशन की बात करनी है। डिफ्लेशन इज एन इंक्रीज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइस। भाई डिफ्लेशन नहीं बोलते, उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। कॉज ऑफ डिफ्लेशन इंक्लूड अ डिक्रीज इन द एग्रीगेट डिमांड एंड इंक्रीज इन द मनी सप्लाई। यस, मनी सप्लाई जब बढ़ता है, याद रखना भाई, जब मनी सप्लाई बढ़ता है तो डिक्रीज डिफ्लेशन आता है, इंक्रीज होने से नहीं आता। यहाँ तक तो सही है बट यहाँ से गलत है, दिस इज इनकरेक्ट। ओके, इम्पैक्ट ऑफ डिफ्लेशन इंक्लूड डिक्रीज इन द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंक्रीज इन द एसेट प्राइस। भाई एसेट प्राइस भी डिक्रीज ही हो जाएंगे यार, सो दिस इज इनकरेक्ट। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा नन। क्वेश्चन नंबर 45 है विच अथॉरिटी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग आयुष्मान भारत।
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को कौन इम्प्लीमेंट करता है भाई? हमको बात करनी है इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की, ठीक है। तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी क्या करता है? इसको इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है, याद रखना। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इसको इम्प्लीमेंट करता है। लॉन्च हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर, बट इसको जो इम्प्लीमेंट करने का काम है वो है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो गलती करेंगे इसमें, हेल्थ मिनिस्टर लगा देंगे, देखना मैक्सिमम लोग, जो नहीं पता होगा जिसको। क्वेश्चन नंबर 46 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टिलेशन नाविक। हमको बात किसकी करनी है? नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टिलेशन की बात करनी है, नाविक की। नाविक इज इंडियाज रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम डेवलप बाय इसरो। नाविक को किसने डेवलप किया भाई? इसरो ने डेवलप किया है क्या? बिल्कुल सही बात है। एंड नाविक प्रोवाइड ओनली वन सर्विस नोन एज स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सिस्टम। नो, ये स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सिस्टम तो देता ही देता है, इसके साथ साथ रेस्ट्रिक्टेड सर्विस देता है ना। स्टैंडर्ड पोजीशन सर्विस देता है, उसके साथ साथ, है ना, ये रेस्ट्रिक्टेड सर्विस देता है। एंड जो सैटेलाइट्स हैं उनको भी सर्विस प्रोवाइड करता है, जो सिंक्रोनस ऑर्बिट में या फिर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है, उनको भी ये सर्विस प्रोवाइड करता है। एंड नाविक कंसिस्ट ऑफ कॉन्स्टिलेशन ऑफ 7 सैटेलाइट दैट आर प्लेस्ड इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। गलत बात है भाई, हमारे पास 7 सैटेलाइट तो हैं, लेकिन इसमें से 4 जो है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में है और 3 जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है। सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट जाएगा ओनली 1। क्वेश्चन नंबर 47 है, द दिल्ली एग्रीमेंट 1952 में जो दिल्ली एग्रीमेंट हुआ था वो न्यूज़ में था भाई, किसके रेफरेंस में न्यूज़ में था? ये हमसे पूछा गया है। ये जम्मू एंड कश्मीर में स्पेशल राइट्स है ना, जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल राइट्स के रेफरेंस में जो दिल्ली एग्रीमेंट था 1952 में जो साइन हुआ था वो न्यूज़ में था। क्वेश्चन 48 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़। हमको बात करनी है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ का। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है भाई, एससी के लिए है, एसटी के लिए है, ओबीसी के लिए ये नहीं है। इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। क्या ये सही है? तो पहला स्टेटमेंट यही आता है, इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ओके, इट इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ओके, established to safeguard the rights of religious and linguistic minorities. Okay, first is incorrect. Second है, National Commission for Minorities has the power of civil court in matters related to constitutional and legal safeguard for minorities. बिल्कुल सही बात है। And it is authorized body to look into complaints regarding the deprivation of the rights and safeguard of minority community. करेक्ट हमसे पूछा है भाई, ये भी करेक्ट है हमसे, करेक्ट हो जाएगा बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 49 है, द ईस्ट कंटेनर टर्मिनल ECT। हमको बात करनी ईस्ट कंटेनर टर्मिनल की, ईस्ट कंटेनर टर्मिनल प्रोजेक्ट की, जो कि न्यूज़ में था। इट इज़ सिचुएटेड इन वेयर? ईस्ट कंटेनर टर्मिनल कहाँ पे लोकेटेड है भाई? ये श्रीलंका के अंदर लोकेटेड है, ठीक है। इट इज़ लोकेटेड इन श्रीलंका। और जियोपॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस हैं इसका, है ना, इंडिया और चाइना के बीच में, इसीलिए यहाँ पे न्यूज़ में था ईस्ट कंटेनर टर्मिनल जो कि श्रीलंका के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 50 है, विथ रेफरेंस टू मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। हमको बात करनी है MPC की, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की। इन इंडिया विच द स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। MPC के बारे में हमको इनकरेक्ट बताना है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सिंग द बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट। MPC जो है वो बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट को फिक्स करता है क्या? बिल्कुल सही है। एंड MPC कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज इट्स चेयरमैन, है ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर है एज इट्स चेयरमैन, बिल्कुल सही है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 मेंबर बॉडी है भाई। एंड बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट को ये फिक्स करता है। हमसे इनकरेक्ट पूछा तो इनकरेक्ट कोई से नहीं है, आंसर हो जाएगा 50 का D। क्वेश्चन नंबर 51 है, विच द फॉलोइंग रामसर साइट इन इंडिया इज नॉट अ फ्रेश वाटर लेक। ठीक है, इनमें से कौन सा रामसर साइट एक फ्रेश वाटर लेक नहीं है? वो ब्रैकिश वाटर लेक है, ठीक है। तो जो दीपोर बिल है, जहाँ पे है दीपोर बिल, कहाँ पे है भाई? दीपोर बिल जो है वो है हमारे पास असम के अंदर, वो एक फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है। लोकतक लेक भी एक फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है। सांभर लेक एक ब्रैकिश लेक है भाई, है ना, एक सॉल्ट वाटर लेक है, ब्रैकिश लेक है, फ्रेश वाटर नहीं है ये। एंड रामसर साइट भी है। क्वेश्चन 52 है, विथ रेफरेंस टू यूआपा की बात करनी है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट की। विच ऑफ दी स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट? यूआपा के लिए बताना है, यूआपा के लिए कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है? यूआपा के लिए कौन सा हमसे पूछा गया है, इनकरेक्ट बताना है। यूआपा इज़ अ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ अंडर आर्टिकल 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। बिल्कुल सही बात है यार, ऐसा लोगों लगेगा, बट इट इज़ इनकरेक्ट बिकॉज इट इज़ नॉट अ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, है ना। आर्टिकल 22 के अंदर ये नहीं आता भाई।
यूआपा जो है वो क्या करता है, यूआपा जो है वो हमारे पास अरेस्ट एंड डिटेंशन को देखता है ना। इट अलाउ करता है अरेस्ट एंड डिटेंशन को। अरेस्ट एंड डिटेंशन कितने दिनों के लिए, 180 दिनों के लिए, है ना। अगर रीजनल ग्राउंड है तो, जो कि अनलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो दिस इज इनकरेक्ट। इट इज़ नॉट ए प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ एंड इट इज़ द प्रोविजन ऑफ मैक्सिमम पीरियड ऑफ जुडिशियल कस्टडी ऑफ अप टू 180 डेज। हैं, इसमें जुडिशियल कस्टडी मिलती है क्या 180 डेज़ का? बिल्कुल सही है यार, करेक्ट हमसे पूछा गया है, मतलब इनकरेक्ट हमसे पूछा गया है। यहाँ पे पहला ऊपर को देख लेना, हाईलाइट कर देना यार क्या पूछा गया, नीचे करेक्ट देख के हम करेक्ट टिक मारते हैं, दूसरा ओनली। तो इसी में छोटी मोटी गलतियाँ से ही अपने पास 12-10 मार्क ऊपर नीचे हो जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए। इनकरेक्ट हमसे पूछा गया है तो आराम से धीरे से हमको टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 53 है, विच स्पेस एजेंसी रिसेंटली लॉन्च द लूना 25 स्पेस क्राफ्ट। ठीक है, लूना 25 स्पेस क्राफ्ट किसने लॉन्च किया? नासा ने लॉन्च किया, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया, इसरो ने लॉन्च किया, फिर रॉसकॉस्मोस ने लॉन्च किया। ओके तो ये हमको बताना चाहिए रॉसकॉस्मोस ने क्या किया भाई। रिसेंटली हमारे पास रॉसकॉस्मोस जो कि एक रशिया की हमारे पास स्पेस एजेंसी है, उसने क्या किया, लूना 25 स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 53 के बाद 54 है, विथ रेफरेंस टू द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, हर साल हर महीने न्यूज़ में रहता है ये। आईआईपी की बात करनी है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। आईआईपी के बारे में से पूछा गया है, करेक्ट। इट प्रोवाइड्स अ मेजर ऑफ स्पेसिफिक आउटपुट ऑफ ईच इंडस्ट्रियल सेक्टर। क्या ये स्पेसिफिक आउटपुट देता है हर इंडस्ट्रियल सेक्टर का? हाँ है, क्या ये सही है भाई? क्या ये सही स्टेटमेंट है? ना, इट इज़ अ गलत स्टेटमेंट, बिकॉज ये क्या करता है, एक कंपोजिट इंडिकेटर होता है भाई, सबके लिए स्पेसिफिक आउटपुट नहीं देता है ना, स्पेसिफिक आउटपुट नहीं देता ये। इट इज़ अ कंपोजिट इंडिकेटर, सबका एक साथ देता है। एंड आईआईपी इज़ पब्लिश एनुअली बाय नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस। नो, आईआईपी हर महीने देखने को मिलता है हमको न्यूज़ में, बिकॉज इट इज़ पब्लिश्ड मंथली यार। ओके, आईआईपी जो है इट इज़ पब्लिश्ड बाय एनएसओ। बिल्कुल सी, नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस जो है इसको हर महीने पब्लिश करती है आईआईपी, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इसमें ये बताता है कि भाई बिजनेस चल कैसे रहा है, इसके नीचे इसके ऊपर है ना 50 होता है, 0 होता है, 100 होता है। इधर लिखिए गया तो ये ख़राब हो रहा है, बिजनेस ख़राब चलेगा, 50 से 100 के बीच में आया तो बिजनेस अच्छा चलेगा। तो कंपोजिट इंडिकेटर है ये। तो हमसे करेक्ट पूछा गया है, दोनों इनकरेक्ट है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, नाइदर 1 नॉर 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वाइल्ड फायर। जंगली आग के बारे में बात करनी है। वाइल्ड फायर स्प्रेड अक्रॉस लार्ज डिस्टेंस बाय कैरिंग एम्बर एंड स्पार्क थ्रू द विंड। बिल्कुल सही है भाई, है ना, बहुत लंबे लंबे डिस्टेंस तक ये फैल जाते हैं। कि यहाँ पे एम्बर होता है, जलावन एम्बर जो होता है, जैसे ना जो गोंद टाइप का होता है पेड़ में, उसको बोलते हैं, उसके थ्रू ये बहुत ज़्यादा जलता है। एंड दे आर कस सोनली बाय नेचुरल कस लाइक लाइटनिंग। नो, नेचुरल प्लस मैन मेड कस की वजह से भी होते हैं। एंड मैन मेड कस जैसे कि हमारे पास ह्यूमन एक्टिविटी, किसी जगह ने आग, पिकनिक मनाने गए, आग बुझाना भूल गए तो पूरा आग लगा था जंगल में। सो इट इज़ नॉट बाई सोनली नेचुरल एक्टिविटी बट ऑल्सो ह्यूमन एक्टिविटी यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। एंड इट स्प्रेड डिपेंड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ लैंड, अवेलेबल फ्यूल एंड वेदर कंडीशन। बिल्कुल सही बात है यार, हमसे इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट हो जाएगा ओनली 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 56 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू एल नीनो। हमको बात किसकी करनी है, एल नीनो की बात करनी है। इट कज द पैसिफिक जेट स्ट्रीम टू मूव नॉर्थ ऑफ इट न्यूट्रल पोजिशन। एल नीनो जो है वो पैसिफिक जेट स्ट्रीम को ऊपर मूव कर देता है क्या, नॉर्थ मूव कर देता है क्या? नो, नेचुरल पोजीशन सपोज ये है उसका, तो उसको साउथ मूव कर देता है, बिकॉज अलिनो लो प्रेशर जोन होता है एंड हमेशा एयर जो होती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करती है। तो सपोज ये ऐसे जा रहा था हमारे पास, है ना, पैसिफिक जेट स्ट्रीम, लेकिन उसके नीचे में यहाँ पे लो प्रेशर एरिया बन गया, तो वो क्या करता है, थोड़ा सा साउथ मूव हो जाता है भाई। सो ये इसको नॉर्थ मूव नहीं करता, साउथ मूव करता है, सो उसके न्यूट्रल पोजीशन से। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। स्ट्रॉन्ग अल नीनो कंट्रीब्यूट टू वीकर मानसून इन इंडिया। बिल्कुल सही, अगर स्ट्रॉन्ग अल नीनो हो गया तो इंडिया के अंदर मानसून ठीक से नहीं होता, सूखा पड़ जाता है भाई। और 2024 ये न्यूज़ में से था, बिकॉज 2024 को एक स्ट्रॉन्ग अल नीनो ईयर बोला जा रहा है। 2024 में बहुत ज़्यादा सूखा पड़ने का चांसेस हैं, ऐसा बोला जा रहा था न्यूज़ के द्वारा, तो इसीलिए ये न्यूज़ में था, इसीलिए हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। इट वीकेंस और स्टॉप अपवेलिंग अफेक्ट मराइन लाइफ एंड फिशरीज। बिल्कुल सही है, ये अपवेलिंग को अफेक्ट करता है ना, ये अपवेलिंग को अफेक्ट करता है एंड मराइन लाइफ को भी अफेक्ट करेगा यार।
करेक्ट, क्योंकि हमारे पास जो ठंडा पानी है ना वो ऊपर जाता है, गर्म पानी नीचे दब जाता है, बिकॉज जब स्ट्रॉन्ग विंड, सपोज ये पैसिफिक ओशियन हो गया यहाँ पे, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, तो इस प्रकार से जब विंड बहते हैं तो ये नीचे हो जाता है ना। तो इसीलिए जो साउथ कोस्ट है हमारे पास पेरू का, मतलब पेरू का जो कोस्टल रीजन है वहाँ पे हमारे पास मछलियाँ ठीक से देखने को नहीं मिलती, अपवेलिंग कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि गर्म पानी नीचे आएगा और वो अपवेलिंग कम हो जाएगा, अपवेलिंग कम हो जाएगा तो न्यूट्रिएंट ठीक से नहीं मिलेगा, तो मछलियाँ ठीक से नहीं दिखने मिलेगी। लानिना के समय मछली ज़्यादा पकड़ता है भाई, लानिना के समय क्या होता है, लानिना के समय मछली ज़्यादा पकड़ा जाता है कहाँ पे, वो पेरू के कोस्ट में, पेरू एंड चिली के कोस्ट में। ओके, तो हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा ओनली 2, आंसर हो जाएगा 56 का बी। 57 है, विथ रेफरेंस टू यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड UNFPA की बात करनी है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की बात करनी है, हमसे पूछा गया है करेक्ट, UNFPA के बारे में करेक्ट पूछा गया है। इट इज़ प्राइमरली फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग रिप्रोडक्टिव एंड मैटरनल हेल्थ वर्ल्ड वाइड। क्या ये मैटरनल रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर को इम्प्रूव करने की बात करता है? बिल्कुल सही है। एंड इट इज़ फंडिंग मेंबर, इट इज़ अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप। बिल्कुल सही है, एक फाउंडिंग मेंबर है भाई यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप का। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 658 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन्फॉर्मेटिव इकोलॉजी का। कीस्टोन स्पीसीज किसको बोलते हैं? नाम समझ रहे हो, कीस्टोन मतलब न्यू का पत्थर है ना, कीस्टोन मतलब एक ऐसा पत्थर जिसको आप हटा दोगे तो पूरा घर डूब जाएगा, पूरा घर गिर जाएगा। सो कीस्टोन स्पीसीज क्या होते हैं भाई, है ना, ये एक ऐसे एक्सर्टिंग अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन इट्स इन्वायरमेंट एंड अदर ऑर्गेनिज्म। कीस्टोन स्पीसीज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सर्टिंग अ सिग्निफिकेंट, जैसे कि लायन, जंगल में शेर को आप हटा दोगे तो जंगल ही खत्म हो जाएगा, बिकॉज जंगल जो है हिरन के पॉपुलेशन काबू करता है। सपोज करो हमने शेर को हटा दिया तो हिरन का नंबर ज़्यादा बढ़ जाएगा, जब हिरन का नंबर बढ़ जाएगा तो घास फूस ज़्यादा खाएंगे हिरन, घास फूस खत्म हो जाएगा तो बाकी जो उस पर डिपेंडेंट है वही चले जाएंगे, है ना, तो इसको बोलते हैं कीस्टोन स्पीसीज। क्वेश्चन नंबर 59 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट संत रविदास। संत रविदास जो कि न्यूज़ में थे, इसलिए हमसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन है भाई, तो इस प्रकार से जो न्यूज़ में रहता है उससे आर्ट एंड कल्चर क्वेश्चन बन जाता है। तो संत रविदास की बात करनी है। संत रविदास वॉज द स्पिरिचुअल गुरु ऑफ मीराबाई द क्वीन ऑफ चित्तौर। क्वीन ऑफ चित्तौर जो थी मीराबाई, उसके स्पिरिचुअल गुरु थे क्या संत रविदास? बिल्कुल सही है। एंड ही वॉज एसोसिएटेड विथ निर्गुणा संप्रदाय, बिल्कुल से ये निर्गुणा भक्ति पे भरोसा रखते थे, है ना, निर्गुणा संप्रदाय से ये बिलोंग करते थे। His vision for society was based on equality and was opposed to evil practice like casteism and untouchability। बिल्कुल सही है, ये सोसाइटी में इक्वालिटी लाने की बात करते थे, जो कास्टिज्म था, जो अनटचेबिलिटी था, छुआछूत था, इससे ये हमारे पास अलग, है ना, इसके अगेंस्ट थे, ये अपोज करते थे इसको, ठीक है। सो ये भी सही है भाई। तो संत रविदास के लिए तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही है, करेक्ट हो जाएगा 59 का सी। 60 की बात करते हैं, मैच द फॉलोइंग इंडियन नेवी वेसल विद द डिस्क्रिप्शन। हमसे पूछा गया कुछ इंडियन नेवी के वेसल्स हैं, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो INS विशाखापट्टनम, INS विशाखापट्टनम के लिए बताना है भाई, INS विशाखापट्टनम की क्या खासियत है। तो एक INS विशाखापट्टनम एक डिस्ट्रॉयर है ना, एक क्या है, डिस्ट्रॉयर है, सामने वाली चीज़ों को, मतलब सामने वाली सबमरीन को, फिर सामने वाले बोट को ख़त्म कर सकता है, एक डिस्ट्रॉयर है। इट इज़ लार्जेस्ट ऑपरेशनल डिस्ट्रॉयर इन इंडिया। एंड INS त्रिखंड, INS त्रिखंड की बात करनी है। INS त्रिखंड क्या है भाई, एक सामान लेने वाला, है ना, एक स्टील्थ फ्रिगेट है। इट इज़ एन एडवांस स्टील्थ फ्रिगेट। एंड INS कालवीरी, है ना, देखो बहुत ज़्यादा इस न्यूज़ में रहते हैं, इसीलिए टू द पॉइंट क्वेश्चन आता है, लोग नहीं पढ़े तो भूल जाते हैं, पता नहीं चलता कहाँ से क्वेश्चन है। तो INS कालवीर न्यूज़ में था, है ना, कालवरी जो था अब यहाँ पे न्यूज़ में था, इसीलिए हमसे पूछा गया है। INS कालवरी क्या है? INS कालवरी इलेक्ट्रिक ना डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है जो कि इंडिया ने खुद बनाया है। सो इट इज़ एन इंडिजिनस डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन कालवेरी। तो 1 का ए हो जाएगा। INS विशाखापट्टनम एक डिस्ट्रॉयर है। INS त्रिखंड क्या है भाई, एक हमारे पास फ्रिगेट है, तो ये हो जाएगा 2 का बी। 3 का हमारे पास INS कालवेरी क्या है, एक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी। आंसर हमसे करेक्ट पूछा गया है। 60 का क्या हो जाएगा भाई, 60 का ए। 61 नंबर का क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान। हमको बात करनी है प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान की। PM उषा की बात करते हैं। प्रधानमंत्री उषा एम टू प्रोवाइड फंडिंग एक्सक्लूसिवली टू सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ फॉर एनहांसिंग देयर इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या ये सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को फंड करता है भाई?
हाँ, कि इसी पर सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को फंड करता है जिससे वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा कर पाएँ? नो, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को फंड नहीं करता, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को भी फंड करता है, स्टेट गवर्नमेंट को थ्रू फंडिंग प्रोवाइड करता है। एंड फंड अंडर पीएम ऊषा फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम द सेंट्रल मिनिस्ट्री टू दी आइडेंटिफाइड इंस्टीट्यूशन? नो, ये स्टेट मिनिस्ट्रीज के थ्रू जाता है। किसके थ्रू जाता है? स्टेट मिनिस्ट्रीज के थ्रू जाता है। एंड इट एम्फेसाइज इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन हायर एजुकेशन। बिल्कुल सही बात है, तो करेक्ट हो जाएगा A1 ऑनली। देखो ये एक्सट्रीम वर्ड है, एक्सक्लूसिवली, है ना, तो एक्सट्रीम वर्ड नहीं होता यार, ऐसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को ही प्रोवाइड नहीं करता फंड, है ना। पीएम ऊषा जो है वो उच्चतर शिक्षा अभियान है, तो हमारे पास मैक्सिमम उच्चतर शिक्षा सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मिलेगी क्या? स्टेट यूनिवर्सिटी में मिलेगी, तो उनको भी देता है पैसा ये। क्वेश्चन नंबर 62 है द मेटाजीनोमिक्स रिसेंटली सीन इन द न्यूज़। वो क्या है भाई? मेटाजीनोमिक्स हमको देखने को मिला था न्यूज़ में, वो किसके रेफरेंस में हमारे पास देखने को मिला था? नाम से ही समझ आ रहा है भाई, जीनोमिक्स, जीनोम दैट इज जेनेटिक मटेरियल की स्टडी के रेफरेंस में हमारे पास मेटाजीनोमिक्स देखा गया था। मेटाजीनोमिक्स का मतलब क्या है? यहाँ पे हम जेनेटिक मटेरियल को एनालाइज करते हैं डायरेक्टली फ्रॉम दी सैंपल जो कि हम सीक्वेंसिंग के लिए लिए रहते हैं, है ना, और जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड इकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 63 है विथ रेफरेंस टू आर्टिकल 341। आर्टिकल 341 के बारे में बात करनी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उसमें उसके बारे में बताना है करेक्ट क्या है। आर्टिकल 341, ठीक है। आर्टिकल 341 किसके बारे में डील करता है भाई? डील्स विद द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू स्पेसिफाई कास्ट, है ना, रेस या फिर ट्राइब को शेड्यूल कास्ट के फॉर्म में जो रिकॉग्नाइज करता है उसके बारे में ये डील करता है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? इट डील्स विद द प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट फॉर शेड्यूल कास्ट। क्या ये सही है भाई? हैं? नो, ये प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन के बारे में डील नहीं करता यार, है ना, ये प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन के बारे में डील नहीं करता है। ये उसके पावर में आता है कि भाई प्रधानमंत्री किस किस कास्ट को वो स्पेसिफाई कर सकता है, कौन से रेसेस को, कौन से ट्राइब्स को वो शेड्यूल कास्ट बोल सकता है, ये बताया गया आर्टिकल 341 में। उसके रिजर्वेशन के बारे में नहीं बताया गया है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ द पावर टू इंक्लूड और एक्सक्लूड कास्ट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट अंडर आर्टिकल 341। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 64 है माया, बहुत बार न्यूज़ में था भाई। माया ऑपरेटिंग सिस्टम रिसेंटली इन द न्यूज़ इज रिलेटेड टू व्हाट? माया ऑपरेटिंग सिस्टम डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसको प्रोक्योर किया है, प्रिवेंटिंग मालवेयर अटैक एंड सिक्योरिंग क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। उसके लिए हमारे पास प्रोक्योर किया गया है डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। तीनों जो मिनिस्ट्री होगी, लैंड वाला, नेवी, आर्मी एंड एयर फोर्सेस, तीनों इसको यहाँ पे क्या करेंगे? ऑपरेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 है क्यों ऑपरेट करेंगे? बिकॉज ये प्रिवेंट करता है मालवेयर अटैक को एंड ऑल्सो सिक्योर करेगा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को। क्वेश्चन नंबर 65 है विथ रेफरेंस टू आर्टिकल 226 एंड आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, सॉरी इनकरेक्ट। 226 के बारे में बताना है एंड 32 के बारे में बताना है। एंड आर्टिकल 226 ग्रांट फंडामेंटल राइट्स टू सिटीजन फॉर एनफोर्समेंट, है ना। और ये जो हमारे पास माया है उसको माइक्रोसॉफ्ट ने नहीं बनाया भाई, इंडियन एजेंसीज ने बनाया है इसको। और इसमें एक चक्र व्यू प्रोटेक्शन सिस्टम है यार, है ना। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे चक्र व्यू प्रोटेक्शन सिस्टम है। ओके, आर्टिकल 26 के बारे में बात करनी है। आर्टिकल 26 जो है ग्रांट फंडामेंटल राइट टू सिटीजन फॉर एनफोर्समेंट। देखो भाई, आर्टिकल 26 जो है वो हाई कोर्ट को ये पावर देता है कि वो इशू कर पाए रेट्स, ठीक है, ना ही कि ये फंडामेंटल राइट्स देता है सिटीजन को फॉर एनफोर्समेंट। नो, आर्टिकल 26 के अंदर हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो रिट्स इशू कर सकते हैं। एंड आर्टिकल 32 क्या बोलते हैं? एम्पावर सुप्रीम कोर्ट टू इशू रिट्स। बिल्कुल सही बात है, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देता है कि वो रिट्स इशू कर सकते हैं। आर्टिकल 226 जो है हाई कोर्ट को ये पावर देता है कि वो रिट्स इशू कर सकते हैं। हमसे इनकट पूछा है, इनकट 1 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 65 का A1 ओनली। 66 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोमिनेंट सोशल रिफॉर्मर एंड पद्म भूषण रिसिपिएंट। He was known for his effort in sanitation and introduction
एंड इंट्रोड्यूस द रिवोल्यूशनरी सुलभ कॉम्प्लेक्स पब्लिक टॉयलेट। जो सुलभ कॉम्प्लेक्स पब्लिक टॉयलेट सिस्टम था इंडिया के अंदर, उसको इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। एंड सिग्निफिकेंटली रिड्यूस ओपन डिफिकेशन एंड मैनुअल स्केवेंजिंग। He received the Padma Bhushan in 1991 and later became an ambassador for the government's Swachh Bharat mission. Sulabh International, under his leadership, also worked toward improving the lives of individuals involved in manual scavenging. And Sulabh International was given the Gandhi Peace Prize in 2016. ये कौन से इंडिविजुअल थे? कैलाश सत्यार्थी, बिंदेश्वर पाठक, अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी। तो सुलभ शौचालय के साथ कौन एसोसिएट है भाई? तो बिंदेश्वर पाठक जो थे वो फाउंडर थे किसके? सुलभ इंटरनेशनल के, है ना। इनको पद्म विभूषण भी मिला है। क्वेश्चन नंबर 67 है विच द अमेंडमेंट ट्रांसफर्ड एजुकेशन फ्रॉम द स्टेट लिस्ट टू कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, कौन से अमेंडमेंट ने स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में कर दिया एजुकेशन को? पहले एजुकेशन कहाँ था भाई? स्टेट लिस्ट के अंदर था, लेकिन उसको कंकरेंट लिस्ट में बना दिया गया। कौन सा अमेंडमेंट से? 42nd अमेंडमेंट से, 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। ओके, जहाँ पे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द वन संरक्षण एवं संवर्धन अभियान protect only those forests declared under the Forest Act of 1927 and notified as forest after October 25, 1940। ऐसा लग रहा है भाई ऐसा होगा। हाँ बिल्कुल सही है ना। हमसे करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है भाई? हमसे इनकरेक्ट पूछा है। क्या पूछा गया है हमसे पूछा गया है इनकरेक्ट। एंड ये जो वन संरक्षण एवं संवर्धन अभियान है ये उन्हीं फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। किसको प्रोटेक्ट करता है भाई? ये उन्हीं फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है जिसको नोटिफाई किया गया है फॉरेस्ट एक्ट 1927 के अंदर। एंड द सुप्रीम कोर्ट गोवर्धन और गोदावरम वर्डिक्ट, नॉट गोवर्धन, द सुप्रीम कोर्ट गोदावरम वर्डिक्ट जो कि 1996 में सुनाया गया था, है ना, एक्सपांडेड द एक्ट स्कोप टू एड्रेस और टू एरियाज कन्फर्मिंग द डिक्शनरी डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है डिक्शनरी में भाई? जहाँ बहुत सारे पेड़ उगाए गए हैं। तो गोदावरम वर्डिक्ट में बोला कि ये जो हमारे पास ये जो एक्ट है ना, हमारे पास जो फॉरेस्ट एक्ट है वो कहाँ तक हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं भाई? जो डेफिनेशन है फॉरेस्ट का उस वहाँ तक। एंड डीम्ड फॉरेस्ट रिफर्स टू फॉरेस्ट लैंड नोटिफाइड बाय द सेंटर और स्टेट आफ्टर 1980 हैं। डीम्ड फॉरेस्ट मतलब ऐसे फॉरेस्ट जिनको आज तक नोटिफाइड नहीं किया गया है सेंटर फिर स्टेट के द्वारा। तो इनकरेक्ट हमसे पूछा गया है। इनकरेक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा? ए, ओनली वन इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 69 है विथ रेफरेंस टू इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल इन इंडिया। हमको बात करनी है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल की। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, इसीलिए हम पास इस तरह से क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है भाई समझाना, तभी तो दिमाग में रहेगा ये। दिस ट्राइब्यूनल आर कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 262 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो इंटर स्टेट रिवर वाटर ट्रिब्यूनल होते हैं वो आर्टिकल 262 के अंदर बनते हैं। कभी ज़िंदगी में नहीं भूलना है भाई, ये आर्टिकल बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल्स जो होते हैं वो आर्टिकल 262 के अंदर आते हैं। तो पहला सही हो गया, है ना। पानी मांग रहा है आदमी, 2 मग पानी दो, है ना। 2 और 2 मग कितने हो गए? 4, और 2 खुद रखा था तो 6। तो 262 आर्टिकल क्या है भाई? पानी के लिए है। The tribunal have exclusive jurisdiction over dispute related to the use, distribution and control of river water। बिल्कुल सही है, एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन है, मतलब आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, आप इसको यहीं पे जाना पड़ेगा। द डिसीजन ऑफ दिस ट्राइब्यूनल आर फाइनल एंड कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट। गलत बात है भाई, है ना। इसके जो डिसीजन है उसको आप चैलेंज कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 136। ओके, करेक्ट हमसे पूछा गया है एन आर्टिकल 21। करेक्ट हो जाएगा ओनली 2। 69 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। 70 है भाई विथ रेफरेंस टू ई कोर्ट्स इन इंडिया। हमको बात किसकी करनी है? ई कोर्ट्स की बात करनी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट एम टू फैसिलिटेट इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ केसेस
ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फीस एंड वर्चुअल हियरिंग, बिल्कुल सही बात है यार। ई कोड प्रोजेक्ट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नो। जजेस वाली चीज़ें तो मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस एंड मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर आता है ये, है ना। ई कोड प्रोजेक्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर आता है। द ई कोड प्रोजेक्ट कवर ओनली हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ओनली द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट, नो। ये ई कोड जो है वो हर लेवल, ऑल लेवल के कोर्ट्स को कवर करता है ई कोड प्रोजेक्ट। सो दिस इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा है, कट जाएगा ओनली 1। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 1 हो गया जहाँ पे हमने 70 क्वेश्चन देखे। नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट 70 क्वेश्चन देखेंगे। अगस्त 2023 के करंट अफेयर्स देख रहे हैं।